बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, एज यू नो कि हम बीए इंग्लिश पार्ट 1 की जो पोएम्स हैं उस पर हमारी आज का डिस्कशन चल रही है। तो आज की जो पोएम मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस पोएम का नाम है द सॉलिटरी रीपर, यानी तन्हा फसल काटती हुई लड़की। तो आए मैं आपको सबसे पहले इस नज़म के एज यूजुअल, जैसा कि हम इसके सेलिएंट फीचर्स पे बात करते हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी नुमाया खसूसियात हैं। वाइट बोर्ड पर चलते हैं। वाइट बोर्ड में इसका सबसे पहला सेलिएंट फीचर है रोमांटिक पोएम। ये एक रोमानवी नज़म है, इस पे आगे चल के तफसील से बात होगी। सेकंड नुमाया खसूसियात इसकी कंपैरिजंस है। कंपैरिजंस कहते हैं दो एक जैसी चीज़ों को आपस में मिलाना, ये भी इसमें मौजूद है नज़म में। नंबर 3 हमारे पास सेलिएंट फीचर में है सॉन्ग की। ये नज़म एक सॉन्ग भी है और सॉन्ग में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं कि सॉन्ग को कंपोज करने से पहले उसमें सबसे पहले आवाज़ यानी वॉइस ज़रूरी होती है, फिर उसके बाद उसमें लिरिक्स यानी शेर होने चाहिए और फिर उसके बाद उस सॉन्ग का एक थीम होना चाहिए। तो ये वॉइस, लिरिक्स और थीम, ये तीनों चीजें मिलके एक सॉन्ग की कंपोजिशन में अहम किरदार अदा करती हैं और एक सॉन्ग बनता है। सेकेंडली फिर मैंने पॉइंट नंबर 4 में जो इसके सेलिएंट फीचर में से है नेचुरल लाइफ। इस नज़म के अंदर हमें नेचुरल लाइफ भी मिलती है, यानी कुदरती मनाजर के अंदर रहने वाली जिंदगी का भी अक्स मौजूद है। पॉइंट नंबर 5 में मैंने इसके लिखा है रोमांटिक एलिमेंट्स, यानी जैसे मैंने कहा था कि ये नज़म एक रोमांटिक पोएम है और रोमांटिक पोएम होने के हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि इस नज़म के अंदर वो कौन से रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, रोमानवी अनासर हैं जिसके मिलने से नज़म को हम एक रोमांटिक पोएम कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास रोमांटिक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट मौजूद है वो है नेचर, यानी फितरत की अक्कासी बड़ी कसरत से की जाती है रोमांटिक पोएम में। सेकेंडली पोएट जो है वो अपनी लोनलीनेस, यानी रोमांटिक एलिमेंट जो है नंबर 2 वाला, वो है कि शायर उसमें तन्हाई का जिक्र बड़ी कसरत से करता है। और नंबर 3 में है लव फॉर द पास्ट। शायर जो है वो माजी की जिंदगी से प्यार करता हुआ हमें ज्यादा दिखाई देता है। नंबर 4 में है क्विस्ट फॉर अननोन, यानी नामालूम जगहों, नामालूम चीजों के बारे में जुस्तजू का होना, वो भी एलिमेंट हमें आम नजर आता है रोमांटिक पोएम में। और फिर पॉइंट नंबर 5 में है मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, एक पुरस्कार किस्म का नज़म में माहौल बनाया जाता है, ये भी रोमांटिक एलिमेंट में पाई जाती है। और लास्ट पे मेरे पास है ग्रीक मैथोलॉजी, यानी कि जो ग्रीक देवी देवताओं की कहानियां हैं उसका भी हमें काफी अक्स मिलता है। तो इन रोमांटिक पोएम्स की रोशनी में, इन रोमांटिक एलिमेंट्स की रोशनी में हम आज की जो व्हाइट बोर्ड पे पोएम मौजूद है उसको डिस्कस करेंगे। तो आए अब हम चलते हैं इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि शायद हमारे साथ क्या शेयर करता है। सेलिएंट फीचर्स में से हर वो आने वाला पॉइंट जो होगा जो हमने अभी देखा है वो मैं आपको यहाँ साथ साथ इसके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आई होप कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास सॉलिटरी रीपर लेसन नंबर 9 वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है और रोमांटिसिज्म के हम पीछे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आए हम इसकी टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। शायर कहता है बिहोल्ड हर, देखो उस लड़की को, सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेली है। यॉन यू सॉलिटरी हाईलैंड डैश, तुम तन्हा पहाड़ी लड़की। रीपिंग फसल काट रही है एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और खुद ब खुद साथ फसल काटने के साथ साथ गीत भी गा रही है। स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ, और जेंटली पास, और बड़े आराम से यहाँ से गुजरो। तो इस पहले स्टैंजे में शायर ने हमें एक लड़की के खेत में अकेली बैठे हुए, फसल काटते हुए और साथ उसके गीत गाते हुए का जिक्र किया है। अच्छा, फिर वो कहता है कि अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो काटती है फसल और बांधती है सिट्टों को, अनाज को। एंड सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन, और वो गाती है एक उदास गीत, उदास गाना, उदास ट्यून और एक उदास आवाज में गा रही है। एंड ओ लिसन, जरा सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन वादी, प्रोफाउंड वादी भी दुखी हो गई है
क्योंकि वो लड़की जिस आवाज में गा रही है वो लड़की के गीत में आवाज में उदासी है, और उस उदासी से जिस वादी में जिन खेतों में वो बैठी है उन खेतों का भी जो माहौल है वो उदास हो गया है। इज ओवरफ्लोइंग, लड़की लंबा सुर लगा रही है विद द साउंड, अपनी आवाज में। ऊपर उसने कहा था उदासी का साउंड है, उदासी का लहजा है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और उसकी आवाज में एक लंबा सुर है जिस वजह से वादी जो है वो भी उदास हो गई है। तो माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था इसके सेलिएंट फीचर्स में कि इसमें कंपैरिजन है, तो यहाँ ये जो हम ये चारों स्टैंजास मौजूद है यहाँ पे, इन चारों स्टैंजास में जैसे मैंने सॉन्ग में बताया कि सॉन्ग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है आवाज, तो अभी पोएट ने इन पहले दोनों स्टैंजास में लड़की की आवाज का जिक्र कर दिया है, और अब इसकी आवाज को शायर कंपैरिजन यानी मुआवजे के रूप में ढालने लगा है। तो आए देखते हैं कि शायर मुआवजा किसका किस चीज के साथ करता है। इस स्टैंजे के अंदर शायर ने लड़की की आवाज का जो कंपैरिजन है, जो मुआवजा है, वो एक नाइटिंगेल बुलबुल परिंदे के साथ किया है। उस बुलबुल परिंदे के साथ क्या छोटा सा वाक्य मुंसलिक है, आए उसको देखते हैं। जो शायर कहता है, नो नाइटिंगेल, किसी बुलबुल ने नहीं गाया, डिड एवर चैंट, इस तरह का गाना, और मोर वेलकम नोट्स, ज्यादा खुशी का खुशामदीद कहने वाला शेर या गीत या आवाज, टू वीरी बैंड, थके हुए जो ग्रुप्स होते हैं, किन के लिए, ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफिरों के, इन सम शेडी हॉट, जब वो सायादार जगह पर बैठते हैं, अमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के सहराओं में। माय डियर व्यूअर्स, इस स्टैंजे में चारों लाइंस जो है वो उसने कंपैरिजन किया है लड़की की आवाज का नाइटिंगेल की आवाज के साथ। और इन चारों स्टैंजास में जो एक छोटा सा वाक्य है वो ये है कि सऊदी अरब के सहराओं में, अरेबियन सहराओं में लंबा फासला तय करते हुए बहुत से लोग जब अपने कैमल्स पे सफर के लिए निकलते हैं तो अपना खाना खुराक सारा कुछ लेके जाते हैं। तो रास्ते में एक लंबा सफर करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठ के वो आराम करने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो उस वक़्त उनके थके हुए जिस्मों को, उनके दिलों को, उनके दिमागों को सुकून और आराम पहुंचाने के लिए कुदरत का एक हसीन नज़ारा है कि उनके उस दरख्त के नीचे जहां बैठे होते हैं उसके ऊपर एक परिंदा बुलबुल आके बैठता है, और उसी रेगिस्तान में वो एक सुर गाता है, एक गाना गाता है, और उस सुर की आवाज़ जो है इन थके हुए मुसाफिरों की रूह को तस्कीन मुहैया करती है। तो ये एक मंजर, ये वाकया जो है शायर ने उस बुलबुल की आवाज़ को लड़की की आवाज़ के साथ शेयर करके यानी अरेबियन सैंड्स में होने वाले वाक़े को हमारे सामने पेश किया है, मुआवजा भी किया है। और अरेबियन सैंड्स में जो मुसाफिरों के साथ जो चीज़ होती है यानी उस नाइटिंगेल की आवाज़ सुनने से जिनको लुत्फ मिलता है, उनकी थकावट दूर हो जाती है, वो दोबारा रिफ्रेश हो जाते हैं, वो बात भी हमारे सामने यहाँ पे आ गई है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लाइंस आ रही है, स्टैंजा आ रहा है, उसमें भी शायर ने कंपैरिजन दिया है, और वो कंपैरिजन लड़की की ही आवाज़ का उसने जो है वो कोयल परिंदे के साथ किया है। तो आए पहले इसको ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर वो वाकया, जैसे मैंने ऊपर वाली 4 लाइनों का वाकया बताया, नीचे वाली का भी आपको बताता हूँ। तो शायर कहता है, वॉइस, एक आवाज, सो थ्रिलिंग, जो बड़ी सनसनीखेज होती है, चीर देने वाली होती है, नेवर वॉज हर्ड, जो आवाज कभी नहीं सुनी गई, इन स्प्रिंग टाइम, बहार के मौसम में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, यानी कोयल परिंदे की, ब्रेकिंग द साइलेंसेस, और वो खामोशियों को आवाज तोड़ देती है, ऑफ द सी, समंदरों की, एंड अमंग द फार्थेस्ट हैब्रिड्स, ये वाकया होता है दूर दराज, हैब्रिड्स कहते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, एक पहाड़ी सिलसिला है, इसके पीछे जो है वो समंदर लगता है। तो सर्दियों के मौसम में उस समंदर के ऊपर बर्फ जम जाती है, और बर्फ के जम जाने की वजह से वो जितनी समंदर की मखलूक है वो पानी के नीचे चली जाती है और सूरज की रोशनी और गर्मी से महरूम हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि कोयल परिंदा वहां पे आके गीत गाता है, सुर गाता है, उसके सुर गाने की वजह से जो समंदर के ऊपर बर्फ जमी होती है उसमें बेपनाह बड़ी बड़ी दरारें आना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब मौसम तब्दील होने वाला है, अब गर्मियां आने वाली हैं, ये बर्फ जो है ये खत्म होगी और समंदर के नीचे जितनी मखलूक है उसको सूरज की रोशनी की नेमत जो है वो दस्तयाब होगी। तो इन लाइन्स में भी शायर ने
नाइटिंगेल की आवाज को लड़की की आवाज के साथ कंपैरिजन किया है, जो हमारे सामने बहुत क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसी लड़की की आवाज और इस नज़म के अगले हिस्से की तरफ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, शायर ने कहा था कि ये जो है ये मेरे से मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये नज़म एक गीत है और इस गीत के 3 हिस्से हैं, यानी उसकी आवाज, उसके अंदर पाए जाने वाले शेर और उसका एक थीम। तो अब हमने उसकी आवाज के बारे में तो पढ़ लिया, जिसको शायर ने लड़की की आवाज को 2 परिंदों के साथ तशबीह दी थी। अब हम चलते हैं गीत के दूसरे एलिमेंट यानी उसके शेरों की तरफ। तो देखते हैं कि शायर जो है नज़म के बकिया हिस्से में उस लड़की के गीत के शेरों के बारे में, लिरिक्स के बारे में हमारे से क्या बात करता है। तो शायर कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे, शायद कुदरती मनाजर से मुखातिब है, तो कुदरती मनाजर से कहता है कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये लड़की कौन से शेर गा रही है। फिर शायर अंदाजे लगाता है। तो अब आने वाली लाइन जो है वो सब शायर के अंदाजे हैं कि लड़की किस तरह के शेर गा रही है। शायर को एक्चुअली लड़की के जो लिरिक्स हैं वो समझ इसलिए नहीं आ पा रहे कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी मुकामी जुबान में गा रही है। आप भी अगर किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां आप आवाज से ना वाकिफ हो और जहां आप जुबान से ना वाकिफियत रखते हो, तो आप नहीं समझ सकते कि वहां के लोग आपके साथ किस कौन से अल्फाज में बात कर रहे हैं। अच्छा, शायर के अंदाजों में से पहला अंदाजा परहैप्स द प्लेनेटिव, शायद दुखी, नंबर्स शेर, फ्लो मीन गाना, वो गा रही है शायद तो दुखी शेर गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी, शायद कोई पुरानी नाखुश कर देने वाली चीज के बारे में गा रही है। फार ऑफ थिंग्स, माजी, बहुत पुराने माजी के बारे में उसने वो तस्करा छेड़ा हुआ है अपने शेरों में जो वो गीत गा रही है उदासी का। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और जो सदियों पहले जंगें हो गई, शायद उनके बारे में वो कोई शेर पढ़ रही है, ये गा रही है। और इज इट मोर हम्बल ले, तो क्या ये कोई सादा सा गीत है, सादा शेर है जो वो गा रही है। और फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या आज की सदी, आज के दौर या आज के दिन का कोई ऐसा मशहूर मामला है या वो मामला जिसपे वो बात कर रही है, शेर पढ़ रही है। और सम नेचुरल सॉरो, या कोई कुदरती दुख है उसको, उसके बारे में शेर गा रही है। लॉस और पेन, या शायद उसको कोई नुकसान और किसी तकलीफ का जिक्र है उसके शेरों के अंदर, लेकिन शायद जो है इज अनएबल टू अंडरस्टैंड और फील व्हाट शी इज सिंगिंग इन हर सॉन्ग। एंड लास्ट में है दैट हैज बीन, जो शायद कुछ उसके साथ पहले ऐसा हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और वैसा दोबारा होना है, शायद उसके बारे में वो कोई शेर गा रही है। अच्छा, तो शायद कि ये अंदाजे जो हैं थे उसकी लोकल लैंग्वेज के बारे में जिसमें वो गा रही थी, लेकिन शायद को उसकी आवाज, उसकी ट्यून से ये अंदाजा हो रहा था कि उस लड़की की आवाज में जो कैफियत थी, जो एहसास था, वो उदासी का था। अच्छा, अब चलते हैं सॉन्ग के तीसरे एलिमेंट की तरफ, वो था थीम। तो अब इसका थीम देखते हैं कि शायद को इसके थीम के बारे में क्या समझ आता है। तो शायद कहता है कि वट एवर द थीम द मैडम सैंग, जो कुछ भी मौजू यानी इस बशीजा ने गाया है अपने गाने में, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है कि इस लड़की के गीत का कोई इख्तिताम नहीं। ऐसा शायद क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें दुख है, उदासी है, और दुख और उदासी तो इंसान के साथ, जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो उसके साथ चल रहा है और ये क़यामत तक उसके साथ चलेगा। अच्छा, फिर शायद कहता है कि आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देख लिया काम करते हुए जब वो खेतों में काम कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और अपनी दरांती के साथ वो नीचे झुक के फसल को काट रही थी। आई लिसन, मैंने उसको सुन लिया गाते हुए। मोशनलेस एंड स्टिल, बगैर हरकत के साकत हालत में मैंने उसको सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मैंने उसकी गूंज आवाज की सुनी। एंड द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और उस लड़की का जो म्यूजिक था गाने का, आवाज जो थी, उसका एहसास मेरे दिल में गहरा उतर गया। एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उसके बाद कई साल गुजर गए, मुझे उस लड़की का गीत दोबारा सुनाई ना दिया, और वो मेरे दिल में उसका जो लहजा था, उसकी जो ट्यून थी, वो गहरा असर कर गई। तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट टू मीट अ हाईलैंड गर्ल इन द फील्ड्स। माय डियर व्यूअर्स, कोटेशंस एज यूजुअल जो है वो मैंने आपके लिए लिखी हैं, बहुत फेमस कोटेशंस हैं, रोमांटिक पोएट्स ही की ये कोटेशंस हैं। उसमें लिखा है कोटेशन नंबर 1 में, A thing of beauty is a joy forever, जॉन कीट्स कहता है कि खूबसूरती की छोटी सी चीज जो है वो हमेशा के लिए खुशी फराहम करती है।
A beautiful girl is above all ranks. एक खूबसूरत लड़की तमाम रुतबों से बढ़कर होती है। और नंबर 3 पे है it is a beauty that captures your attention. ये खूबसूरती ही होती है जो आपकी तवज्जो को खींचती है। एंड पर्सनैलिटी और शख्सियत को भी which captures your heart, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल पर कब्जा कर लेती है, आपके दिल पर गालिब आ जाती है। तो माय डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की पोएम द सॉलिटरी रीपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पोएम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, दूसरों को खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।